नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 18 दिसंबर 2015 रविवार। ये मेरा दूसरा वीडियो है वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स के ऊपर। वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स यानी हम राइट टू रिकॉल ग्रुप के अधिकतर कार्यकर्ता और खास करके मैं इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर एक भारतीय के पास बंदूक होनी चाहिए। मतलब हम कानून की मांग कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हर एक भारतीय के पास बंदूक होना कंपलसरी होगा। मतलब मैक्सिमम वो 3 बंदूक रख सकता है, मिनिमम 1 बंदूक रखनी पड़ेगी यदि उसकी इनकम सर्टेन लेवल से ऊपर है। मान लो उसकी साल की इनकम 2 लाख से ऊपर है और उसकी प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी 20 लाख से ऊपर है, तो मिनिमम 1 बंदूक उसके पास होनी चाहिए। और जो 3 बंदूक की रिस्ट्रिक्शन है उससे क्या होगा, कोई आदमी ने बंदूक खरीदी, फिर और अच्छी बंदूक खरीदी, फिर और अच्छी बंदूक खरीदी, फिर और अच्छी बंदूक खरीदी, उसके पास इनकम बढ़ गई या तो वेल्थ बढ़ गई, तो अब उसे 1 बंदूक बेचनी पड़ेगी। तो 1 बंदूक वो सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाएगा तो बहुत सस्ते दाम में बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह से गरीब आदमी को जो 10,000 जो 5,000 की बंदूक है वो उसको 1,000 में मिल जाएगी। जैसे मोबाइल में होता है कि ये मोबाइल शायद खरीदा तब होगा 10,000 का, 3-4 साल पहले, 5 साल पहले खरीदा तब, लेकिन अब मैं कोई अच्छा मोबाइल लूंगा तो एक और मोबाइल लिया, दूसरा और अच्छा मोबाइल लूंगा, तो ये मोबाइल मैं सेकंड हैंड में बेचूंगा तो किसी को ये मोबाइल 500 रुपए में, 1000 रुपए में या 200 रुपए में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब 6-8 महीने के अंदर सारे हिंदुस्तानियों के पास बंदूक आ जाएगी। और जो दूसरे कानून प्रपोज किए हैं कि बंदूक बनाने की फैक्ट्रियों को प्रैक्टिकली डी लाइसेंस कर देना चाहिए। यानी आदमी यदि बंदूक बना रहा है तो सिर्फ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कितनी बंदूक बनाई, किसको बेची, पर उसको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से भारत में हर एक नागरिक के पास 1-2 बंदूक आ जाएगी और हर एक घर में 100-200 गोलियां आ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान से, अमेरिका से, चीन से हम पर जो हमला हो सकता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये बात मैंने चैप्टर 29 में एक्सप्लेन की है, rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से रिपीट करूंगा, rahulmehta.com/301.htm। उसका हिंदी है 301.h.htm। आप फेसबुक पर राइट टू रिकॉल अगेंस्ट करप्शन कम्युनिटी है, राइट टू रिकॉल पार्टी कम्युनिटी है, आप उस पर सर्च करोगे तो इससे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी मेरे एक वीडियो है इसी चैनल पे, राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल में, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स के ऊपर। आपको लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत में लोगों के पास बंदूक आ गई तो गन रेट हमारा, मतलब हमारा क्राइम रेट, मर्डर रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि गन रेट कौन से देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा है, स्विट्जरलैंड में भी बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक में कुर्ग नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बंदूक रखने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। भारत में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आम आदमी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिट के बंदूक रख सकता है। कुर्ग का गन रेट स्विट्जरलैंड और अमेरिका से ज्यादा है। कुर्ग में ज्यादा लोगों के पास बंदूकें हैं, अफगानिस्तान से तो कहीं ज्यादा है, और यहाँ का वायलेंस रेट सबसे कम है। फिर कहने वाले ये अक्सर कहते हैं कि भाई कुर्ग के लोग अच्छे हैं लेकिन यूपी में बंदूक आ गई तो बहुत वायलेंस हो जाएगी, मतलब या गुजरात में बंदूक आ गई तो बहुत वायलेंस हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, भारत के पूरी दुनिया के लोग एक समान ही है। कुर्ग में एक आदमी के पास बंदूक है, महिलाओं के पास भी बंदूक है, वहां कोई गन रेट, वहां वायलेंस न के बराबर है वायलेंस। और कहां गन रेट कम है, तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहां पे गन रेट कम है। वहां पे क्रिमिनल्स के पास सारी बंदूक है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो कोई कानून फॉलो करते नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास नहीं है, क्योंकि पब्लिक जिसको कानून फॉलो करती है उनके पास बंदूक नहीं है। इंडिया में भी गन रेट लोवेस्ट है, हमारे पास गन रेट पाकिस्तान से कम है। ये एक वास्तविकता है। यदि भारत की सेना रूपी दीवार यदि टूट गई, उसमें दरार आ गई, बांध में दीवार आ गई, तो पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा सिविलियंस के पास AK-47 जैसी बंदूक है। 1 करोड़ से 2 करोड़ पाकिस्तान में बंदूकें बनती भी है। आप गूगल करना खैबर पास कॉपी, इस पे गूगल करना आप खैबर पास कॉपी और AK-47, या तो इतना ही गूगल करना आ जाएगा। तो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि इतनी अच्छी AK-47 बनाते हैं कि रशिया के जनरल कहते हैं कि इसमें और रशिया की कलाशिनिकोव AK-47 राइफल की क्वालिटी में
कोई अंतर नहीं है। इतनी अच्छी बंदूकें वहां पे बनती है, आटे दाल के भाव पे वहां पे बंदूकें बिकती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में यदि भारत की सेना रूपी दीवार ढह गई तो पाकिस्तान से 1-2 करोड़ सिविलियन AK-47 वाले भारत में घुसाएंगे, भारत की पुलिस उन्हें रोक नहीं पाएगी। मतलब यूं समझो कि एक बार भारत की सेना रूपी दीवार चाइना ने तोड़ दी, या तो पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद की, उससे सेना रूपी दीवार टूट गई भारत की, तो अंदर से पूरा भारत खोखला है। भारत में सेना और पुलिस को, सेना को छोड़ के पुलिस को भी मिला लो तो 10 लाख से ज्यादा AK-47 नहीं होगी। पुलिस के पास भी इतनी सारे, ऐसा मतलब हर एक पुलिस वाले के पास भी AK-47 जैसी बंदूक नहीं है। तो और पब्लिक के पास तो ऑर्डिनरी राइफल, ऑर्डिनरी रिवॉल्वर जैसे हथियार भी नहीं है। तो लोवेस्ट गन रेट इंडिया में। अब कहां पे मर्डर रेट सबसे ज्यादा है? मर्डर रेट यूएस का काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा मर्डर रेट लैटिन अमेरिका में है, जहां पे बंदूक पे बैन है। इंडिया का मर्डर रेट अमेरिका से थोड़ा ही कम है। आप गूगल कर लो मर्डर रेट इंडिया, मर्डर रेट यूएसए। इंडिया का कम है, विकिपीडिया पे भी आपको पेज मिल जाएंगे हर एक देश के मर्डर रेट। इंडिया का मर्डर रेट यूएसए से कम है, पर कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका का 10% हो या अमेरिका का 1/10 हो। काफी ज्यादा मर्डर रेट है। लोवेस्ट मर्डर रेट है स्विट्जरलैंड में, वन ऑफ द लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी वन ऑफ द लोवेस्ट। तो सबसे ज्यादा बंदूक है स्विट्जरलैंड में। तो कानून है कि हर एक नागरिक को बंदूक रखनी है, तो भी वहां पे मर्डर रेट कम है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई अमेरिका में इतना मर्डर रेट क्यों ज्यादा है? अमेरिका में मर्डर रेट ज्यादा हो गया, उसका सबसे बड़ा रीजन है बैन ऑन ड्रग्स। बंदूक से कोई लेना देना नहीं है, ड्रग्स पे बैन कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो आदमी 1 रुपए के अफीम से पूरा दिन निकाल सकता था, मैं लिटरली बोलता हूं 1 रुपया अफीम पे, यदि सारी कानूनी रिस्ट्रिक्शन हटा दो और अफीम पे से सारे टैक्स हटा दो, तो 1 किलो अफीम 1000 रुपए में बन सकता है, बिक सकता है। और एक अफीमची दिन का कितना अफीम खाता है? इतनी छोटी सी गोली खाता है, उसका वेट कितना होता है? 0.25 ग्राम, 0.5 ग्राम और 0.5 ग्राम, तो उसका वेट होता है। यानी कि 50 पैसे 1 रुपए में उसका पूरा दिन निकल सकता है। लेकिन उसको बैन कर दिया, इसलिए वही 1 रुपए की गोली सीधी 100 रुपए की गोली हो गई। तो अब उसके बेचने में जब प्रॉफिट आ गया, इसलिए अलग अलग गैंग वॉर करते हैं टेरिटरी के लिए, तो उसकी वजह से गैंग वायलेंस बढ़ गया। अब जो आदमी 1 रुपए पहले मजदूरी करता था, दिन के 100 मतलब $10-20 कमा लेता था, मजदूरी करके $30-40 कमा लेता था, और उसका सिर्फ यूं समझो 10 सेंट 20 सेंट अफीम में लेके वो अपना दिन निकाल देता था। अब उसी अफीम का या हेरोइन की कॉस्ट है वो सीधी 10-20 गुना हो गई। तो अब उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है वो ड्रग्स में चला जाता है। फिर जब ये ड्रग्स पे बैन हुआ, अफीम पे बैन हुआ, उसकी वजह से लोगों ने कोकेन और ब्राउन शुगर और हेरोइन इस तरह के ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। तो उससे हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई, तो उसकी आमदनी मतलब उसकी लेबर करने की क्षमता कम हो गई, तो वो और ज्यादा क्राइम करने लगा। तो क्राइम का सबसे बड़ा कारण बैन ऑन ड्रग्स है। जैसे नीदरलैंड है, उसने ये मारिजुआना यानी सॉफ्ट ड्रग्स से बैन हटा लिया। तो नीदरलैंड में जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है वो कम होती जा रही है। आप गूगल करना नीदरलैंड्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, तो नीदरलैंड में दिन ब दिन जेल है, वहां पे बंद करना है क्योंकि वहां पे क्राइम्स कम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है वहां पे बैन ऑन ड्रग्स पे बैन है, इसकी वजह से वहां पे वायलेंस बढ़ गई है। उसका बंदूकों से कोई लेना देना नहीं है। और वहां पे कुछ कानून है जो कि गरीबों को और गरीब करते हैं। कौन सा कानून? एक तो इमिग्रेशन, जो बड़े पैमाने पे लीगल इलीगल इमिग्रेशन होता है अमेरिका में, उसकी वजह से जो लोअर क्लास है उसकी सैलरी वेज है वो कम हो गए, और कम हो गए इसलिए वो गरीब हो गए, तो गरीबी की वजह से वायलेंस बढ़ती है। और जो लीगल इमिग्रेशन है, लीगल इमिग्रेशन में बहुत सारा अनस्किल्ड होता है। जैसे रेफ्यूजी के नाम पे आता है वो अनस्किल्ड होता है, फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है वो स्किल्ड है, पर उसकी वाइफ है या उसके 1-2 फैमिली मेंबर भी उसके साथ जाएंगे जब उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो वो सब उनमें से अधिकतर अनस्किल्ड होते हैं, तो वो दूसरे अनस्किल्ड लोगों का भी वेज बिगाड़ देते हैं। और इलीगल इमिग्रेशन कितना है कि जो अमेरिका में जो मिनिमम वेज है वहां पे $5 खेतों में, लेकिन मैक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं एग्रीकल्चरल फार्म में, वो पूरे दिन में 8-10
12 घंटा काम करते हैं और पूरे दिन में काम करने का $5, $6, $7 लेते हैं, यानी 1/10 भाव पे वो लोग काम करते हैं। तो उसकी वजह से अमेरिका की जो लोअर 10-20% पॉपुलेशन है उसके वेज और कम हो गए। और तो लीगल इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन की वजह से वहां पे गरीब और अमीर हो जाते हैं। दूसरा, वहां पे बैंकिंग लॉस है पूरी दुनिया में बैंकिंग लॉस ऐसे हैं कि बॉटम 20% को और गरीब कर देते हैं और टॉप 2-3% को और अमीर कर देते हैं। फिर वो इंडिया और अमेरिका हो, कोई भी, इंडिया के तो ज्यादा खराब है। ये तो बात अमेरिका की कर रहा हूं इसलिए मैं अमेरिका के बारे में बोल रहा हूं, वरना इंडिया के बैंकिंग लॉस तो अमेरिका से कहीं, भारत के बैंकिंग लॉस अमेरिका से तो कहीं गए गुजरे हैं। तो कौन से लॉ से गरीबी बढ़ती है? जैसे अमेरिका में एक कानून पास कराया है, वहां के जो बैंक के अधिकारी है उन्होंने कानून क्या पास बनवा लिया है कि बैंक के पास कोई घर है, बंद घर है, तो उस पे वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। जबकि किसी और इन्वेस्टर ने घर खरीदा है और घर बंद रखा है तो उस पे टैक्स लगेगा। तो जाहिर है इससे बैंक वालों की होर्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर ले जाते हैं, कोई खरीदने नहीं वाला मिलता तो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा, तो बैंक को तो कोई टैक्स देना नहीं है। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी की बैंकर्स जो है वहां पे, बैंकिंग फैमिली, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड वगैरह, वो प्रॉपर्टी की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी खड़ी करके प्रॉपर्टी के दाम ऊपर ले जाते हैं और इसकी वजह से जो लोअर क्लास है उसकी इनकम और कम हो जाती है। तो इस तरह से वहां पे ये सब कानून है जिसकी वजह से गरीब और गरीब बनते हैं और उसकी वजह से वायलेंस बढ़ जाती है। पर इसका गन रेट से कोई लेना देना नहीं है। 1960 में भी यूएस में क्राइम्स कम थे, 1960s में, और वहां पे उस समय बंदूकें आज के मुकाबले ज्यादा थी। आज जितनी बंदूकें अमेरिका में है उसके से ज्यादा बंदूकें थी, फिर भी वहां पे क्राइम्स कम थे। लेकिन ड्रग्स पे बैन किया 1970s में, उसके बाद क्राइम रेट बढ़ गया। तीसरा कारण था एबॉर्शन, मतलब जो अभी कम हो रहा है उसकी वजह से। मतलब अमेरिका में 1970 में एबॉर्शन पे एक तरह का बैन आया था, बैन तो नहीं आया था पर एबॉर्शन मुश्किल कर दिया था। पॉइंट ब्लैंक बैन नहीं आया था कि एबॉर्शन हो ही नहीं सकता, पर एबॉर्शन मुश्किल कर दिया था। तो और खास करके गरीब लड़की के लिए और मुश्किल हो गया, जो कम पढ़ी लिखी लिए उसके और मुश्किल है। कोई अमीर है तो वो तो क्या करेगा, कोई मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि एक राज्य में बैन है तो दूसरे राज्य में चले जाएंगे या तो इलीगली करवा लेंगे। जबकि एबॉर्शन पे बैन आ गया, मतलब एबॉर्शन कराना, ऐसे कानून आ गए कि एबॉर्शन कराना मुश्किल हो गया। तो जो गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़कियां थी वो एबॉर्शन नहीं करा पाई। तो अब वैसे ही वो गरीब थी, कम पढ़ी लिखी थी, अधिकतर केस में वो सिंगल मदर थी, मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है या उसका हस्बैंड है वो उसको छोड़ के चला गया है, और वो एक या दो जॉब कर रही है साइड में, तो बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी, और बच्चा गली में घूम रहा है, गुंडों मवालियों की आदत, मतलब उसकी संगत में आ गया। तो उसकी वजह से जो सिंगल मदर्स या तो पुअर और लेस एजुकेटेड मदर के लड़के थे उनमें क्राइम रेट बढ़ गया। ऐसा नहीं है सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन, गोरे बोरे सब में ये प्रॉब्लम हुआ कि 1970s में जो एबॉर्शन पे डिफैक्टो बैन आया था एक तरह का, उसकी वजह से लोअर क्लास पॉपुलेशन में बड़े पैमाने पे ऑर्फेन्स या सेमी ऑर्फेन नहीं है टेक्निकली, पर सिंगल पेरेंट फैमिली जिसको बोलते हैं कि पिता है ही नहीं, सिर्फ माता है, वो किसी तरह से एक या दो नौकरियां करके किसी तरह से बच्चे को बड़ा कर रही है, उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ गया। वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब देखो तो यूएस का जो मर्डर रेट है वो जो ये मगिंग, लूट, छोटे पैमाने पे जो लूटफाट होती है वो कम हो रहा है यूएस में, और कम हो रहा है उसकी वजह से यही है कि 1990 के आसपास एबॉर्शन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो कम होने लगे। तो और उसकी वजह से अब एबॉर्शन होते हैं तो जो गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़कियों को जो पहले बच्चे पैदा होते थे वो अब कंपैरिजन में कम होते हैं। तो ये तीन मेन रीजन है, बैन ऑन ड्रग्स, एंटी पुअर लॉ और एबॉर्शन जो 1970s में थे। एबॉर्शन पे बैन जो था 1970s में, उसकी वजह से अमेरिका में मर्डर रेट ज्यादा है। अब गन रेट, अब वही चीज स्विट्जरलैंड में देखो, स्विट्जरलैंड में गन रेट अमेरिका जितना ही है, काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पे ये क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे एबॉर्शन 100% लीगल है, वहां पे गरीबी नहीं है, और वहां पे ड्रग्स पे बैन है पर इतना हैवीली एनफोर्स नहीं होता। और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, उनको ड्रग्स लेना हो तो वो नीदरलैंड चले जाते हैं और वहां जाकर ड्रग्स ले लेते, फिर वापस आ जाते हैं, और थोड़ी मात्रा में घर के अंदर ड्रग्स रखो तो वहां
छेड़ने नहीं आते। मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर यदि बड़े पैमाने पे कोई ड्रग्स बेच रहा हो तो स्विट्जरलैंड में भी वहां पे इलीगल है, पर डिफेक्टो बैन क्यों नहीं है? क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोग नीदरलैंड जाके चाहे उतने ड्रग्स लेके थोड़े बहुत अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखने, जिनको रखने होता है, ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे लोग स्विट्जरलैंड में ड्रग्स पीते हैं, पर जिनको पीना होता है वो आसानी से ले लेते हैं। अब मान लो भारत में एक एक आदमी के पास बंदूक आती है, तो हिंसा बढ़ेगी या कम होगी? मतलब पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अमेरिका में जो वायलेंस ज्यादा है वो बंदूकों की वजह से कम है, पर ये तीसरा रीजन एंटी एबॉर्शन लॉ। ये एंटी एबॉर्शन लॉज जो थे, ये 3 वजह से है, बंदूकों की वजह से इतनी वायलेंस नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भारत में एक एक आदमी के पास बंदूक आ जाए और हर एक घर के अंदर 100-200 गोलियां हों, जैसे मेरी लीगल प्रपोजल है, तो क्राइम बढ़ेंगे या नहीं? तो हम क्राइम को थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रैंडम क्राइम, कि किसी आदमी का दिमाग घूम गया, उसने 2-5 को गोली से उड़ा दिया, तो चलो इसमें तो थोड़ा बढ़ावा होगा। पर ये देखिए, ये रैंडम क्राइम्स भी है, वो सोसाइटी की कुछ अंदरूनी कमजोरियां होती है, जैसे अदालत खराब है हमारे, इसलिए हैरेसमेंट लोगों पे ज्यादा होता है। पुलिस में करप्शन है, इसलिए लोगों के साथ हैरेसमेंट ज्यादा होता है। जनरल मतलब सड़क क्रॉस करनी हो तो भी आप देखो कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ियां स्कूटर खड़े हैं, पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करने में कठिन मतलब होती है, तो जनरल स्मॉल हैरेसमेंट है वो एड अप हो जाता है, और उसकी वजह से रैंडम क्राइम्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर भी एक बात है कि गन रेट बढ़ेगा तो रैंडम क्राइम्स बढ़ेंगे, पर रैंडम क्राइम्स है वो सोसाइटी में जैसे जैसे इंडिसिप्लिन कम होगी, ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर है, जैसे जैसे सोसाइटी में इंडिसिप्लिन कम होगी वैसे वैसे रैंडम क्राइम्स कम होते जाएंगे। फिर भी एक फैक्ट है कि गन रेट बढ़ा, हर एक आदमी के पास बंदूक बढ़ी, तो रैंडम क्राइम्स बढ़ जाएंगे। फिर नेबर वायलेंस, कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया और गोलियां चल गई, थोड़ा सा बढ़ावा होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अंत में पड़ोसी को पता है कि उसने बंदूक चला दी तो चलो एक राउंड तो वो जीत गया, लेकिन बाद में उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, उसको मतलब गांव से तड़ी पार हो सकता है। तो आदमी सोच समझ के करता है जो करता है, इसलिए इसमें फिर भी हम मान ले कि थोड़ा सा रेट बढ़ेगा। लेकिन कौन कौन सी चीजों में बेनिफिट होगा? दुनिया में कोई सारे हमेशा ऐसा नहीं होता कि गेन एंड नो लॉस। कुछ कुछ मेरी प्रपोजल है जिसमें सिर्फ गेन है, कोई लॉस नहीं है, जैसे राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, तो उसमें कोई लॉस नहीं है, किसी ईमानदार आदमी का कोई लॉस नहीं है, उसको फायदा ही फायदा है। ज्यूरी सिस्टम, तो ईमानदार आदमी का कोई लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है। वेपनाइजेशन है, उसमें मैं साफ बोलता हूं कि आदमी का बहुत फायदा है, लेकिन किसी एक डायमेंशन पे थोड़ा सा नुकसान है। तो हमें देखना है कि फायदा कितना है और नुकसान कितना है, दोनों को तोल लगाना है, और रेशियो 100:1 है। ऐसा नहीं कहता कि एक का नुकसान है और 2 का फायदा है, नुकसान 1 का है, फायदा 100 का है। कौन कौन सी हिंसाएं कम होगी? हर एक आदमी के पास बंदूक हो जाएगा, आएगी तो पॉसिबल डेथ बाय पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज एंड अमेरिकन आर्मीज विल डिक्रीज। ये संभावना हुआ क्या है कि भारत के जो बड़े नेता है, मोदी हो या अरविंद गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये योगेंद्र यादव हो, इतने हमें चिकनी चुपड़ी बातें करके एक कंसेप्ट ही हमारे दिमाग में से निकाल दिया है कि किसी दिन पाकिस्तान की सेना या चीन की सेना या अमेरिका की सेना कलकत्ता और मद्रास तक पहुंच सकती है। ये मतलब कि भाई ये सोचो ही मत, बस ये झूठ बात है। भारत की स्थिति इतनी कमजोर है कि यदि चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे हथियार दे तो या तो हमें पूरा देश बेच के रूस से पास हथियार खरीदने पड़ेंगे, और वो नहीं, या तो रूस ने दिए नहीं या तो हम खरीद नहीं पाए। तो यदि चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे हथियार देता है तो चीन पाकिस्तान की सेना मद्रास तक और कलकत्ता तक पहुंच सकती है, और यदि पहुंच गई तो कितने मौत होगी? 10 करोड़ जितनी, 10 करोड़ से ज्यादा। पूरा देश तो बर्बाद हो ही जाएगा, बाकी 90 करोड़ लोग गुलाम की तरह जिएंगे, लेकिन 10 करोड़ तो मारे जाएंगे। तो मैं आपको से ये कहता हूं कि रैंडम क्राइम और नेबर वायलेंस है, मान लो वो बढ़ गई, तो
आज 1 लाख लोग भारत में मर्डर करीब करीब 1 लाख है, थोड़ा ज्यादा होगा पर राउंड नंबर्स लेते हैं, आबादी 100 करोड़ मान लेते हैं और 1 लाख लोग मर्डर से मरते हैं, तो मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 1 आउट ऑफ 10,000। तो यदि ये डबल भी हो जाती है, रैंडम क्राइम्स बढ़ गए, पॉसिबल डबल भी हो जाती है, 3 गुनी भी हो जाती है, तो 2 आउट ऑफ 10,000 हो गया या 10 आउट ऑफ 10,000 हो गया। जबकि पाकिस्तान या चीन की सेना भारत में घुस गई या अमेरिका की सेना घुस गई तो 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, यानी 10 आउट ऑफ 100, यानी 10,000 में से कितने हुए? 5,000 आउट ऑफ 10,000, 5,000 आउट ऑफ 10,000। तो ये दो फैक्टर जो बढ़ेंगे, रैंडम क्राइम्स बढ़ेंगे, नेबर वायलेंस बढ़ेगी, उसकी वजह से आपकी मरने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 10,000 जो आज की तारीख में है वो 2 आउट ऑफ 10,000 हो गई, या 10 आउट ऑफ 10,000 भी मान लो, 10 गुना हो गया तो क्राइम्स। लेकिन पाकिस्तान की सेना से जितने लोग मरेंगे वो संभावना कम होके वो जो आज 0 मान रहे हो तुम, वो 0 नहीं है, वो 10 आउट ऑफ 100 है, वो 5,000 आउट ऑफ 10,000 है, वो कम होके 1 आउट ऑफ 10,000 हो गई, काफी कम हो गई। ये कितनी भयानक स्थिति होती है जब दूसरे देश के लोग मारना शुरू करते हैं या दूसरे देश की सेना घुस जाती है। तो उसके लिए आप 1947 में जो वायलेंस हुई थी उसका स्टडी करो। 1947 में आज का जो पाकिस्तान है, 1931 में जो सेंसस हुआ था, तो आज का जो पाकिस्तान है वहां हिंदुओं की आबादी थी कुछ 22%, और 1951 में जो सेंसस हुआ पाकिस्तान में उसमें हिंदुओं की आबादी थी 2%, यानी 20% हिंदुओं को या तो मार दिया या तो उनका अपहरण हो गया या तो भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कुछ 2 करोड़ हिंदुओं को भागना पड़ा था, 10 लाख की मौत हो गई थी और कुछ 20-30 लाख 40 लाख का अपहरण हुआ था। तो ये परिस्थिति होती है जब किसी पॉपुलेशन के पास बंदूक ही ना हो। तो दूसरा, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम कम हो जाएंगे। जैसे कसब था, वो रेलवे स्टेशन पे आया और 5-10 मिनट तक वो गोलीबारी करता रहा और वहां रेलवे स्टेशन पे 20, 25, 50 लोग, पता नहीं 100, 200 जितने भी लोग मर गए। एक के भी पास बंदूक नहीं थी। यदि हर एक के पास बंदूक होती तो उनमें से 1% आदमी भी बंदूक निकाल के किसी पिलर के पीछे छुप के क्रॉस फायरिंग की होती तो कसब 10 को मारता, 20 को मारता, 30 को मारता, उससे पहले उसको वो मर जाता। जैसे इजराइल में होता है। इजराइल में एक टेररिस्ट था, वो बंदूक लेके गया और एक फ्यूनरल था, वहां पे उसने गोलियां चलाना शुरू की। तो अब वो एकाएक आ गया, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बोलते हैं, एडवांटेज ऑफ सरप्राइज बोलते हैं, तो 4-5 को उसने मार दिया। लेकिन वहां जो फ्यूनरल में लोग आए थे उनमें से आधे से ज्यादा लोग बंदूक लेकर आए थे, आसपास अपनी जगह जहां छिपना था छिप गए, और वो 6ठे, 7वें, 8वें को मारे उसके पहले उन्होंने भी सबने बंदूक निकाल के सामने फायरिंग की, वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। इजराइल में जब टेररिस्ट अटैक आता है तो पुलिस सिर्फ लाश इकट्ठा करने आती है, क्योंकि टेररिस्ट को तो वहां के लोग पुलिस आए उससे पहले ही मार डालते हैं। 5 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। जो कसब के साथ सिर्फ 13-15 आतंकवादी या 20 आतंकवादी घुसे थे और 3 दिन तक, 3 दिन तक इतने प्रोफेशनल ट्रेन्ड सोल्जर्स को कार्रवाई करनी पड़ी, तब कहीं जाके हम 10-15 आतंकवादियों को, 10-20 आतंकवादियों को पकड़ पाए। ऐसी चीज इजराइल में होती है तो लोग उसको वहीं का वहीं 10 मिनट में ढेर कर देते हैं और बाद में पुलिस सिर्फ लाशें गिनने के लिए आती है। तो ठीक है, आतंकवादी आएगा, वो ज्यादा मार पाएगा क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसके पास, लेकिन वो 10-20 को मारेगा उसके पहले हर एक आदमी के पास बंदूक होगी तो उसको वहीं का वहीं ढेर कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं अक्षरधाम का। अक्षरधाम का हादसा हुआ था गुजरात में 2002 में या 2003 में हुआ था। 3 आतंकवादी घुस गए और 30-40 लोगों को मार डाला, उनके पास बंदूकें थी। और पूरे मंदिर में उस समय 10,000 से ज्यादा लोग होंगे, वहां पे मंदिर का 200-500 का स्टाफ होगा, उनमें से किसी के पास नेल कटर भी नहीं था लड़ने के लिए, तो सब भेड़ बकरी की तरह मारे गए। अब उसमें यदि हर एक स्टाफ मेंबर के पास भी, हर एक पुजारी के पास भी, चलो विजिटर के पास नहीं, हर एक पुजारी के पास भी बंदूक होती तो वो जो 3 आतंकवादी घुस गए थे उनको 10 मिनट में ढेर कर देते। वो 30-35 लोगों को मार दिया, कुछ 100 जितने घायल हो गए, उसके बजाय मुश्किल से 5-10 को मार पाता। और इतना ही नहीं, वो 3 आतंकवादियों को मारने के लिए दिल्ली से
35 कमांडो बुलाने पड़ेंगे, 35-40 कमांडो बुलाने पड़ेंगे। देखो ये बहुत शर्म की बात है, आतंकवादी आके मार दे वो तो अपने आप में नुकसान है, लेकिन उनको मारने के लिए पुलिस कम पड़े और एनएसजी गार्ड बुलाने पड़े, वो एक अपने आप में बहुत शर्म की बात है। जबकि हर एक आदमी के पास बंदूक हो तो एनएसजी गार्ड क्या पुलिस बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो कैरियर वायलेंस रेट है, वो कम हो जाएगा। कैरियर वायलेंस रेट यानी क्या कि बड़े पैमाने पे जो हफ्ता वसूली होती है, अपहरण होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि माइनिंग में सबसे ज्यादा वायलेंस होती है। तो माइनिंग में वायलेंस क्यों होती है? क्योंकि जो ठेकेदार है वो बंदूक रखने से डरता है कि पुलिस आके सीधा उसको पकड़ लेगी, उससे पैसे इठवाएगी, वो उसको कानून के दायरे में रहना। जबकि क्रिमिनल है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो 10 बंदूक रखेगा अपने घर पे। जिस दिन उसके घर छापा पड़ा तो पुलिस वाले को बोलेगा कितनी रिश्वत चाहिए, और वैसे ही उसका तो धंधा ही है कि पुलिस को रिश्वत दो, अपना काम कराओ। और पुलिस है वो क्रिमिनल को पकड़ती भी नहीं है। क्रिमिनल के पास 100 बंदूक होगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस उससे हर महीने 2 महीने बाद हफ्ता लेने आती है। तो जब बंदूक पे बैन है, इंडिया में आज बंदूक पे बैन है, तो जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है उनके पास तो हर तरह के हथियार है। अब जैसे वो सोहराबुद्दीन था, तो सोहराबुद्दीन के घर पे जब छापा पड़ा तो उसके घर के पीछे कुआं था, खाली कुआं था, ड्राई वेल था, उसमें से संदूक निकाले तो उसके अंदर कुछ 50 AK-47 निकले। और तो अब आप देखो, यदि सोहराबुद्दीन के वहां 50 AK-47 निकल सकते तो दाऊद ए लतीफ है, उनके जो मेन आदमी है, उनके वहां कितने हथियार होंगे? यानी वेपन के बैन करने से क्रिमिनल का तो काम और आसान हो गया कि वो जब पब्लिक से पैसे ऐंठने जाएगा तो पब्लिक के पास लड़ने के लिए नेल कटर भी नहीं होगा। तो हर एक आदमी के पास बंदूक आएगी, तो ये दो रैंडम क्राइम्स और नेबर वायलेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, लेकिन कैरियर वायलेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आज जो आप सोचते हो कि नेबर से मरने का चांस बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, लेकिन जो कैरियर क्रिमिनल आपको आके आज नहीं, कैरियर क्रिमिनल आता है 10 साल में एक बार, लेकिन 10 साल में आता है तब पूरी 10 साल की कमाई एक साथ खा जाता है। वो नेबर के साथ झगड़ा होता है तो ठीक है, आज झगड़ा है कल दोस्त हो जाओगे, लेकिन कैरियर क्रिमिनल जब आपका घर लूटने, खेत लूटने, आपका माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर तबाह करने आएगा तो वो तो 10 साल में एक बार आएगा और 10 साल में आपको पूरे 10 साल की कमाई वो एक साथ ले जाएगा। तो कैरियर वायलेंस है वो कम हो गई। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पांचों का जोड़ लगाओ पहले। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि अच्छा बंदूक आएगी रैंडम क्राइम्स बन जाएंगे, आपके पड़ोसी के पास बंदूक आएगी, आपके मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान, आप ये इस पे भी सोचिए कि आपके पास बंदूक नहीं होगी, आपके पड़ोसी के पास भी बंदूक नहीं होगी, तो पाकिस्तानी और चीना जब भारत में घुस आएगा तो आपका क्या हाल करेगा? और वो सोचने के बाद अब देखो कि भाई पड़ोसी के पास बंदूक है, तुम्हारे पास बंदूक है, तो ये जो दुश्मन की सेना है उसके डैमेज करने की ताकत खत्म हो गई। सिर्फ सेना नहीं, मान लो चीन पाकिस्तान को हथियार देता है और भारत की सेना रूपी दीवार को खत्म कर देता है, तो और उसके बाद सेकंड असम्पशन करो कि पाकिस्तान का एक भी सैनिक भारत में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ सिविलियन के पास AK-47 है, वो सब घुस जाएंगे भारत के अंदर और बड़े पैमाने पे आगजनी करेंगे, बड़े पैमाने पे अपहरण करेंगे, बड़े पैमाने पे लूटखोरी करेंगे, बड़े पैमाने पे शौकिया मर्डर भी करेंगे कि एक को मारने की जरूरत नहीं है तो भी 100 को मार दिया अपना शौक पूरा करने के लिए। और 1946 में यही हुआ था। 1946 में लोग भाग रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग रहे थे, तो भी अपना शौक पूरा करने के लिए कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को जला दिया, कई लोगों को जिंदा गाड़ दिया। जरूरत नहीं थी, वो लड़ नहीं रहे थे, वो भाग रहे थे, तो भी भागने भी नहीं दिया। जो लोग ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में भागने के लिए बैठे थे, ट्रेन में से निकाल के सबको काट के लाश वापस ट्रेन में डाली। ये सब 1946 में हुआ है और ये दोबारा हो सकता है यदि हर एक भारतीय के पास बंदूक नहीं होगी। तो पहले तो वायलेंस बढ़ेगी, ये बकवास है। आप कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गूगल करो, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में का गन रेट अमेरिका से ज्यादा है, स्विट्जरलैंड से ज्यादा है, उसके बाद भी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस कम है। अफगानिस्तान में गन रेट ज्यादा और इसीलिए अफगानिस्तान टिक गया। अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़, तो भी अमेरिका और लाखों सैनिक भेजे, अभी भी अमेरिका अफगानिस्तान को दबा नहीं पाया। उसका कंपैरिजन आप हिंदुस्तान से करो। 1938 में
हिंदुस्तान की आबादी थी 40 करोड़। हिंदुस्तान में उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल सब मिला लो, श्रीलंका, तो आबादी थी 40 करोड़। और गोरे कितने थे? उनके फैमिली मेंबर्स और बच्चों को मिला दो तो गोरे कितने थे? 2 लाख। उनमें से फैमिली मेंबर मतलब वाइफ और लड़के वो करीब करीब 80,000। बाकी जो पुरुष गोरे कितने थे? एडल्ट मेल 1,20,000। उसमें से 40,000 सिविलियन थे। सिविलियन यानी प्रोफेसर, डॉक्टर, कोई अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई ये मिशनरी है। इस तरह से हथियारधारी बंदूक जिसको कह सको कि पुलिस है या कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है या तो सेना का है, हथियारधारी बंदूक अंग्रेज कितने थे? सिर्फ 80,000। तो 80,000 बंदूक मतलब 80,000 गोरों ने या 2 लाख गोरों ने 40 करोड़ भारतीयों पे शान से राज किया। 100 साल, 150 साल, 200 साल। और आज अमेरिका अफगानिस्तान पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, राज करने की बात दूर है। और उसका कारण क्या है कि अफगानिस्तान में हर एक आदमी के पास बंदूक है। और आज से नहीं है, अफगानिस्तान में 1700 से उससे भी पहले अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशन रही है, करीब करीब 800 AD से ट्रेडिशन रही है कि हर एक आदमी के पास हथियार होगा। और स्विट्जरलैंड में भी ये ट्रेडिशन आई 1500 AD के आसपास कि हर एक आदमी के पास भाले होगा, तीर होगा, तलवार होगा। और बाद में जाके उन्होंने एक्सटेंड किया कि हर एक आदमी के पास बंदूक होगी। अफगानिस्तान में हर एक महिलाओं के पास भी बंदूक है और वो अच्छी बात है। तो इस तरह से अफगानिस्तान का गन रेट ज्यादा और इसीलिए वो देश आज तक अभी भी टिका हुआ है। इसकी कमजोरियां भी है कि वहां साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, बंदूक बनाना उन्हें मतलब टैंक वगैरह अच्छे कॉम्प्लेक्स वेपन, कॉम्प्लेक्स बंदूक वो बना लेते हैं, गोलियां भी बना लेते हैं, लेकिन टैंक और कॉम्प्लेक्स वेपन उनको बनाना नहीं आता। इसकी वजह से वो अमेरिका के सामने जीत नहीं पाए, अमेरिका को खदेड़ नहीं पाए पूरी तरह। तो मैं समराइज करूंगा कि अमेरिका में गन रेट ज्यादा है और अमेरिका में वायलेंस ज्यादा है। पर अमेरिका में वायलेंस इन 3 रीजन से है। ड्रग्स पे बैन है, कुछ कानून ऐसे हैं, बैंकिंग कानून वगैरह, जिसमें गरीबों को नुकसान जाता है, इमिग्रेशन और बैंकिंग लॉ। और अमेरिका ने 1970s में एबॉर्शन पे बैन किया था, उसकी वजह से वहां क्राइम रेट बढ़ गया। इंडिया में गन रेट बढ़ेगा तो ये 2 छोटे फैक्टर है, रैंडम क्राइम्स और नेबर क्राइम्स, वो शायद बढ़ेंगे। लेकिन कैरियर क्राइम कम हो जाएगा, टेररिज्म का क्राइम कम हो जाएगा। और जब चीन की और पाकिस्तान की, अमेरिका की सेना भारत में आएगी और उसकी वजह से जो मौत हो सकती है, जितने डेथ हो सकते हैं, करोड़ में है वो, 10s of crores, 10-20 करोड़ लोग मर सकते हैं। वो संख्या हर एक आदमी के पास बंदूक आएगी तो नेग्लिजिबल हो जाएगी, फ्यू लैक्स और मैं कहूंगा 0। तो इसलिए हर एक नागरिक के पास बंदूक होना जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने MP को SMS से ऑर्डर करें कि वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स के लॉ जो है, जो मैंने अपनी किताब rahulmehta./301.htm में दी है, उसको वो गैजेट में प्रिंट करें। धन्यवाद।